तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप तमाम सम्मानित देशवासियों को और मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद की तरह ही अपने जीवन में मिठास घोलिए, हम सबके जीवन में मिठास घोलिए और देश में शांति सौहार्द बना रहे। और जैसे ईद आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लाए, वैसे ही हम सभी हिंदुस्तानी भाइयों के जीवन में खुशी आती रहे, लोग तरक्की करते रहें, अपने जीवन पे आगे बढ़ते रहें। और अगर आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब करके मुझे भी ईदी वगैरह दे सकते हैं। खैर, ये तो थी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो अपने आप में ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली इसलिए भी है कि जिसने पूरी साजिश रची एक कत्ल की, वो खुद थाने पहुंच जाता है। थाने पहुंचने के बाद खुद कहता है कि साहब जांच पड़ताल कीजिए। पुलिस वाले जब थोड़ी सी ढिलाई बरतते हैं तो फिर से जाके कहता है कि साहब कातिल को खोजिए और मेरा सगा संबंधी गायब है। खुद ही सब कुछ करता है और अंत में उसे इतना भरोसा था कि कभी भी वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस जब सही से जांच पड़ताल करती है और जब अंत में उसी को पकड़ती है, तब बड़ी हैरानी होती है कि यही तो था जो पूरे केस की जड़ बन के आया था। और अगर शायद ये आया ना होता तो हमें पता भी ना चलता। और फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है। और जब गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस वालों के भी जहन में एक सवाल था कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों। अब पूरी कहानी क्या है, शुरुआत से सुनिए। इस कहानी की असल शुरुआत होती है गाजियाबाद के भाटिया रोड पे एक जगह लगती है दौलतपुर। और इसी दौलतपुर पे एक किराए के मकान में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के जो मुखिया थे उनका नाम था मनोज। बामुश्किल इनकी उम्र रही होगी 27 साल। इनकी बीवी थी जिसका नाम था 21 साल और राधा नाम था, कायदे से उम्र 21 साल थी। और एक 2 या 3 साल की बिटिया थी इन दोनों की। मूल रूप से जो मनोज था वो अलीगढ़ के अतरौली के एक गांव पड़ता है, मेमरी गांव, वहाँ का रहने वाला। वहीं पे पला बढ़ा। लेकिन जब शादी हुई तो शादी होने के बाद फिर बीबी के आने के बाद फिर बच्ची हुई तो फिर जिम्मेदारी बढ़ी। तो फिर इसे लगा कि शायद उस मेमरी गांव में इस हिसाब से सुविधाएं हैं नहीं, उस हिसाब से नौकरी और रोज़गार के साधन भी नहीं है। तो फिर कहीं चलते हैं, कहीं चल के अपना पेट पालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि कोई छोटा मोटा काम आदमी अपने पैतृक गांव में या फिर पैतृक आवास के आसपास करते हुए थोड़ा सा हिचकता है। बाहर जहाँ उसे कोई जानने वाला ना हो, कोई पहचानने वाला ना हो, तो ऐसी जगहों पे आदमी दिल खोल के और बिना किसी लाज शर्म के काम कर सकता है। तो इसी सोच के साथ मेमरी गाँव से मनोज अपनी बीवी राधा और अपनी बिटिया के साथ चलता है। और चलने के बाद इसी गाजियाबाद के दौलतपुर में आके किराए के मकान में रहने लगता है और ऑटो रिक्शा चलाने लगता है। रिक्शा चला के दिन भर अपने बच्ची की परवरिश के लिए, अपनी बीवी की अच्छी ज़िंदगी के लिए पैसे इकट्ठा करता। शाम को घर जाता। इधर जो बीवी थी, चूँकि बिटिया छोटी थी तो उसी को पालने पोसने में बिजी रहती पूरा दिन। तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी। पैसे ज़्यादा नहीं थे लेकिन मियाँ बीवी के बीच प्यार था, आपसी संबंध, आपसी ताल्लुक अच्छा था। लेकिन 7 तारीख की बात है, अभी इसी महीने की 7 तारीख को जो मनोज है रिक्शा लेके निकलता है रोज की तरह। निकलने के बाद जो बीवी है काम पे बिजी, अपने जो भी उसे करना था घर का काम वो सब करती रहती है। अब शाम हो जाती है कायदे से। और ऐसी जगहों पे ये रिक्शा चलाता था कि रात के लगभग 7 या 8 बजे के बाद वहाँ कोई सवारी वगैरह मिलती नहीं थी। तो 8 बजे तक की अपना काम करता, उसके बाद घर पे आ जाता। 8 बजे तक जो राधा थी वो भी खाना वगैरह बना के अपने पति का वेट करती। 7 तारीख को भी वेट कर रही थी। रात के लगभग 8 जाते हैं और मनोज जब नहीं आता तब बीवी उसे फ़ोन करती है। अब फ़ोन करती है, फ़ोन स्विच ऑफ, बीवी परेशान। उसके बाद उसने कई बार और ट्राई किया, हर बार फ़ोन स्विच ऑफ। बीवी अब परेशान हो रही है। अच्छा, नई जगह थी तो ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं थी, कोई ज़्यादा दोस्त वगैरह भी नहीं थे, तो फिर वहाँ भी कुछ किसी से पूछे कैसे। पूरी रात बीबी अपने पति की राह देखती रही। पूरी रात जहाँ जहाँ उसे समझ में आता वहाँ पूछताछ करती रही, अपने हिसाब से खोजने की हर संभव कोशिश करती रही। लेकिन जब मनोज पूरी रात नहीं आता तो अगले दिन सुबह जो पत्नी थी राधा, वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद मनोज की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देती है। और रोते हुए थाने में अपनी बिटिया को लेके जाती है और कहती है कि साहब, इस बच्ची के जो पापा हैं वो खो गए हैं और कल से वापस नहीं आए हैं और हम दोनों का रो रो के बुरा हाल है। अब पुलिस वाले उस 21 साल की राधा को देखते हैं
नई नई शादी हुई थी, बामुश्किल 3 या 4 साल पहले। उस बिटिया को देखते हैं जो अपने पापा के बिना रो रही थी, लगातार चिल्ला रही थी कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। तो फिर ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले देखते हैं तो उनका भी कलेजा पसीजता है। उनके जहन में आता है कि एक काम करते हैं, सारे कामों को छोड़ते हैं और पहले मनोज को ही ढूंढते हैं। पहले बीवी से पूछा कि क्या मनोज ड्रिंक वगैरह करता है। बीवी ने कहा कि हाँ साहब, कभी कभार वो ड्रिंक करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि वो ड्रिंक करें और ड्रिंक करके वापस ना आए। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है कि मनोज कहीं महफिल वगैरह में गया हो, दोस्तों के साथ, ऑटो वाले जो उसके साथी थे उनके साथ कहीं ड्रिंक वगैरह किया हो। ड्रिंक वगैरह करने के बाद वहीं पे सो गया हो, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया हो, चार्जर मिला नहीं हो। पुलिस वालों ने समझा बुझा के भेजा और कहा कि आप जाइए, हम ढूंढ देंगे। उसके बाद शाम हो जाती है। शाम होने के बाद एक पुलिस वाला राधा से पूछता है कि क्या मनोज आया। राधा कहती है कि नहीं साहब, आया नहीं, आप बस उसे खोज दीजिए और मुझे डर लग रहा है कि उसके साथ कहीं कुछ हो न गया हो। अब ये शब्द जब राधा के मुंह से सुनते हैं पुलिस वाले, उधर बिटिया लगातार रो रही थी, तो उन्हें लगा कि चलो कुछ करते हैं। उसके बाद उन्होंने पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा, जहाँ जहाँ वो ऑटो चलाता था वहाँ पूछा और साथ ही जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ पड़ताल की। लेकिन इत्तेफाक से ना ही किसी के पास कोई जानकारी मिली, ना ही किसी के पास कोई सी सबूत, ना ही कोई सुराग। पुलिस वाले लगातार परेशान। एक दिन और गुजर गया, इधर मनोज का कुछ अता पता चला नहीं। तो जब कहीं से कुछ पता चला नहीं तो पुलिस वालों ने थोड़ा सा टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। दरअसल जो मनोज का मोबाइल फ़ोन था उसकी लास्ट लोकेशन खंगालनी शुरू की, और जब उसकी लास्ट लोकेशन खंगाली तो इत्तेफाक से गौतम बुद्ध नगर के आसपास उसकी लास्ट लोकेशन मिल जाती है। अब जैसे ही लास्ट लोकेशन मिली, फ़ौरन पुलिस की एक टीम वहाँ पे जाती है। जाने के बाद जब वहाँ चेक करती है तो वहाँ पे ना केवल मोबाइल फ़ोन पड़ा था, बल्कि मनोज भी मरी हालत में पड़ा था। ये देखने के बाद पुलिस वाले शन्न रह जाते हैं। फ़ौरन बॉडी को अपने कब्ज़े में लेते हैं, उस पूरी जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इधर बड़े ही दबे कुचले स्वर में राधा को सूचना देते हैं कि तुम्हारे पति की हत्या हो गई है और उसकी डेड बॉडी मिली है। इधर जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम हुआ, तो होने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो रिपोर्ट ने भी पुष्टि कर दी कि मनोज की हत्या हुई है। क्योंकि बॉडी में पहले तो ढेर सारा अल्कोहल निकला और साथ ही गले पे चोट के निशान थे और मौत दम घुटने से हुई थी। तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई नेचुरल होगा नहीं, किसी ने कुछ किया जरूर था। अब तक ये मामला एक शख्स के गायब होने का था। शुरुआत में लगा कि ये कहीं पार्टी वगैरह कर रहा होगा, बाद में ये लगा कि कहीं गायब हो गया है, उसको चलो खोजा जाए। अब इसकी लाश मिल गई तो ये मामला कत्ल का है। पुलिस वालों ने भी इस केस को बड़ा चैलेंजिंग ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है और एक 3 साल की बिटिया रो रही है तो हम उसके फादर को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे, और इस बिटिया को और इस महिला को जो अभी 21 साल की है और अब विधवा हो गई, इसको भी इंसाफ दिलवाएंगे। उन्होंने अब पड़ताल करनी शुरू की। पहले तो उस मोबाइल फ़ोन को अच्छे से जांचा, क्योंकि उसे लगा पुलिस वालों को कि शायद मोबाइल फ़ोन से कुछ क्लू मिल जाए। तो जब मोबाइल फ़ोन को अच्छे से चेक किया गया, पहले तो व्हाट्सएप चेक किया गया, उसके बाद कॉल्स चेक की गई। कॉल कोई ज़्यादा थी नहीं, बस राधा का फ़ोन आया था। साथ ही ऐसे ही मोबाइल की तलाशी लेते लेते अचानक से जो रिकॉर्डिंग्स थी वो खुल जाती हैं। पुलिस वालों को लगा कि चलो रिकॉर्डिंग भी सुन ले, क्या पता कुछ मिल जाए, क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। और इत्तेफाक देखिए कि जिस तारीख को ये शख्स गायब हुआ था मनोज, 7 अप्रैल को, उसी तारीख के लगभग 7 या 8 बजे की एक रिकॉर्डिंग मिलती है। अब पुलिस वालों को लग गया कि ये तो उसी टाइम की रिकॉर्डिंग है जब कुछ हुआ होगा। रिकॉर्डिंग प्ले किया गया। रिकॉर्डिंग में एक शख्स के संघर्ष की आवाज़ थी और दूसरा उसके ऊपर हावी हो रहा था। बचने वाला शख्स कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये सब मत करो। और सामने वाला शख्स कह रहा था कि तुझे नहीं पता कि मैं राधा के लिए कितना पागल हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे मैंने बताया था, तुझे मैंने समझाया था, लेकिन शायद तूने सुना नहीं। और साथ ही एक शब्द और बोला कि अब एक काम कर, तू मर, अपनी सांसें रोक, और तू मरेगा तभी राधा मेरी हो पाएगी। और ये राधा वही थी जो मनोज की बीवी थी, जो लगातार इस केस की पैरवी कर रही थी। अब ये चीज़ जैसे ही मिली, फ़ौरन पुलिस वाले शन, क्योंकि यहाँ पे अब 2 बातें थी।
या तो इस केस के बारे में, इस घटना के बारे में राधा को जानकारी थी, और या तो कोई ऐसा एक तरफा आशिक था जो राधा को बहुत प्यार करता था, और मनोज से चूंकि राधा की शादी हुई थी इसलिए वो डर रहा था और जल रहा था मनोज से। लेकिन अब दोनों ही सूरत हाल में इस बात की जानकारी राधा को जरूर होगी, क्योंकि अगर उसे कोई प्यार कर रहा होगा तो उसने उसे फ़ोन किया होगा, बात करने की कोशिश की होगी। तो पुलिस ने कहा कि एक काम करते हैं, राधा को बुलाते हैं। अब राधा को बुलाया गया, राधा से पूछताछ करी गई और साथ ही ये रिकॉर्डिंग सुनाई गई कि क्या इस आवाज़ को पहचानती हो। जैसे जैसे वो आवाज़ राधा के कानों में पड़ रही थी, राधा का गोरा सा चेहरा एकदम पीला पड़ता जा रहा था, मानो काटो तो खून नहीं। परेशान राधा डर गई, और जैसे ही राधा डर गई फौरन पुलिस वाले भाग जाते हैं कि राधा कुछ जानती है। उन्होंने एक और काम किया, राधा की भी कॉल डिटेल खंगाली। और जब राधा की कॉल डिटेल खंगाली तो एक नंबर था जिससे कई बार बात हुई थी, और वो नंबर था राजेश नाम के शख्स का। अब पता किया गया कि राजेश कौन है, तो पता चला कि राजेश तो राधा और मनोज का पड़ोसी है, और ये आवाज़ जो अब रिकॉर्ड हुई थी ये भी किसी और की नहीं, राजेश की ही थी। अब पुलिस वाले ज़्यादा कुछ सोचते नहीं, उन्हें लग गया कि ये जो कहानी है ये मनोज, राधा और राजेश इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। फ़ौरन अब राजेश को भी खोज के उठाया गया। उठाने के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में न राधा मनोज को पहचानने से इनकार करती है, ना ही बताती है कि मैं राजेश को जानती हूँ। राजेश भी इधर उधर की कहानी घुमाने लगा, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, सातवें पाताल से भी सबूत निकाल ले। फिर जब तबीयत से पूछताछ हुई तब दोनों टूटते हैं, और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो वास्तव में भरोसे और प्यार का ऐसा कत्ल करेगी कि आज भी रूह कांप जाती है। दरअसल जब ये दोनों लोग आए थे, मनोज और राधा, यहाँ रहने के लिए इसी दौलतपुरा में, तो रहने के दौरान पड़ोस में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था राजेश। राजेश के पास एक ट्रक था और वो ट्रक चलाया करता था। इधर जो राधा का हस्बैंड था मनोज, उसके पास एक ऑटो रिक्शा था। तो टेक्निकल रूप से देखें तो राजेश यहाँ पे ज़्यादा अमीर था। अब पड़ोस में जब ये लोग नए नए शिफ्ट हुए तो शिफ्ट होने के बाद अक्सर राजेश घर पे आता, आने के बाद पूछता कि ये भाभी आपको कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा और मैं आपके साथ हूँ। तो मनोज तो मना कर देता, लेकिन जो राधा थी कुछ ना कुछ बता देती। राजेश एक ही सांस में ला के वो चीज़ हाजिर कर देता। अब ये चीज़ें राधा को बड़ी पसंद आने लगी। राजेश भी इसी फिराक में था कि राधा उसे पसंद करे। दोनों अभी देखते ही देखते एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और प्यार भी ऐसा कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार। अब अक्सर मनोज अपने ऑटो को लेकर बाहर निकलता, जैसे ही बाहर निकलता राजेश घर के अंदर आ जाता, राधा के साथ वक्त गुजारता। अब ये तमाम चीज़ें जब आसपास के लोगों ने देखी तो किसी ने मनोज को बता दिया कि भैया तुम्हारी बीवी ऐसे ऐसे कर रही है। अब मनोज ये बात जब सुनता है बदहवास घर की तरफ भागता है। इत्तेफाक से एक दिन उसने पकड़ भी लिया रंगे हाथ। उसके बाद समझाया दोनों को, कहा कि आज से तुम दोनों नहीं मिलोगे। फिर भी दोनों मिलने की जब कोशिश करने लगे तो फिर मनोज ने ज़्यादा विरोध किया, और जब ज़्यादा विरोध किया तो फिर इन दोनों ने एक प्लान बनाया कि जब तक मनोज रहेगा हम दोनों का कुछ हो नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं रास्ते से। लेकिन हटाएं भी ऐसे कि ना तुम फंसो ना हम फंसे। फिर एक डीप प्लान बना। प्लान सारी चीज़ें फिक्स की गई कि कैसे क्या होगा। मेन कैरेक्टर निभाना था राधा को। राधा कहती है मनोज से 7 अप्रैल की शाम को कि काम करो, तुमको राजेश बुला रहा है, उससे बात कर लो और आपस का लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो, हम दोनों का संबंध भी ख़त्म है। ये लाइन जब मनोज सुनता है उसे भी लगता है कि चलो ठीक है। जाता है राजेश के पास। ये भी प्लान था कि कोई भी चीज़ कॉल पे नहीं होगी ताकि हम लोग फंसे ना। जैसे ही मनोज राजेश के पास जाता है, राजेश उसे अपने ट्रक में बैठा लेता है। बैठाने के बाद फिर उसे खूब सारी शराब पिलाता है, और जैसी शराब पिलाता है उसके बाद फिर उसका गला घोट के उसकी कत्ल करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बचने बचाने के दौरान अचानक से मनोज के मोबाइल फ़ोन का वो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है, और जैसी रिकॉर्डिंग ऑन होता है उसमें वो लास्ट मोमेंट वाले शब्द रिकॉर्ड हो जाते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, यानी राधा के साथ तुम रहोगे, तब तक राधा मेरी नहीं हो पाएगी, इसलिए आज मैं तुम्हें मार रहा हूँ। गलती से ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई। वो समझ नहीं पाता, रिकॉर्डिंग सेव भी हो जाती है, और जैसे ही रिकॉर्डिंग सेव होती है फ़ौरन कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद लाश को फेंक देता है। अगले दिन राधा जाती है, रिपोर्ट करवाती है कि मेरा पति गायब है, और तब जाके पुलिस वाले ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन राधा को इतना यकीन था कि कुछ
भी हो जाए पुलिस वाले ना ही लाश पाएंगे, ना ही किसी मामले का कोई खुलासा होगा, और तब जाके ये तमाम चीज़ें हुई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, और मेरी ईदी मुझे ज़रूर दे दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्यार के माध्यम से। तो तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।